हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। एक बार फटाफट बताएं बच्चे, क्या सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। फटाफट कमेंट्स करें सारे बच्चे और बताएं क्या सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप सबके लिए क्लास से पहले हम लोग चुन चुन करके गाने लाते हैं ताकि आपको मोटिवेट कर सके। वो गाने सुन करके कई लोग मोटिवेटेड फील भी करते हैं और सब जगे हुए हैं। खुशी की बात है, आज बिजनेस स्टडीज की क्लास और सारे बच्चे जगे हुए हैं। और ठीक है, स्ट्रेंथ भी मैं नहीं कहूँगा कि कम है। ऑफ कोर्स अकाउंटेंसी से कम आ रही है, बट फिर भी ठीक है। बहुत सारे बच्चे जा करके बैकअप क्लासेस या रिकॉर्डिंग से ही देखना चाहते हैं। तो यहाँ तक सबके फीडबैक्स भी आ रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो बच्चे हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है बिजनेस स्टडीज की क्लास, जिसके अंदर हम लोग को डिस्कस करना है अपने चैप्टर प्लानिंग की केस स्टडीज को। चैप्टर ओवर हो चुका है और उसकी केस स्टडीज बची हुई है, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप सारे बच्चों के साथ। और आपको पता है कि जब भी हम लोग केस स्टडीज करते हैं तो हम लोग केस स्टडीज की दो क्लासेस चलाते हैं। एक क्लास चलाते हैं जिसके अंदर आपके पास केस स्टडीज अवेलेबल होता है और आप मेरे साथ साथ अपनी किताब के अंदर पढ़ सकते हैं, उसे देख सकते हैं और अपने आंसर्स को दे सकते हैं। लेकिन इसकी अगली क्लास जिसके अंदर हम लोग करते हैं ब्लाइंड प्रैक्टिस, जिसके अंदर केस स्टडीज सिर्फ सुन करके आपको आंसर्स देने होते हैं। तो आज पहली क्लास है जिसके अंदर आपको अपनी किताब से ही करने हैं, वो भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होंगे, कुछ किताब के क्वेश्चंस होंगे। तो सारे बच्चे अपने बुक्स के साथ रेडी हो जाएं और आज मैं उनके साथ सीधे सीधे प्लानिंग के केस स्टडीज डिस्कस करूंगा और देखूंगा कि आपके रिविजन्स कितने हैं, क्योंकि जब भी चैप्टर खत्म हो जाता है तो आपको रिविजन्स करके आना होता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते रहना। मैं आपको अगर केस स्टडीज से प्रैक्टिस कराता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को भूल जाओ। यानी अगर एग्जाम में बोल दे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, तो तुमको हम तो सिर्फ केस स्टडीज पढ़ के आए हैं सर, हमने तो उसके एडवांटेजेस वगैरह पढ़े नहीं, तो फिर तो गया मार्क्स। ओनली मान के चलो 80 मार्क्स का अगर पेपर है ना, तो उसमें तुमको मान के चलो 50 मार्क्स जो तुम्हारे आएंगे ना, वो 50 या 40 मान लो। 40 और 40 का रेशियो रख सकते हो थ्योरी और उसके अंदर, इसलिए दोनों को अहमियत देते हुए आपको चलना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी 30, 35, 40 मार्क्स तक के आ सकते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी याद करना है। चलिए, ये बीच बीच में बातें मैं आपको सिखाते रहता हूं, बट आज की शुरुआत करते हैं इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के साथ। और बहुत ही बढ़िया केस स्टडी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आया है सीबीएसई 2008 का है। आप सारे बच्चे आ सकते हैं अपने पेज नंबर 190 पर, और वहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है। पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 6 है, जो सीबीएसई मैंने 8 बोल दिया, ये सीबीएसई 2018 का, यानी ताजा ताजा है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेटेस्ट ही है, ऑलमोस्ट 2018 है, सिर्फ 2 साल पहले का, 2 से 3 साल पहले का क्वेश्चन है। तो आप सारे बच्चे आ जाएं पेज नंबर 190। जिनके पास किताबें नहीं है, हर बार की तरह मैं उन्हें कहता हूं, अगर आपके पास किताबें नहीं है तो सुनिए और कॉपी ले लीजिए, उसके अंदर लिखना शुरू करें। कॉपी तो ऐसे भी लेकर के चलना है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं इस केस को पढ़ रहा हूं और इस केस के क्वेश्चन को, आपको पता है केस स्टडीज में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिसाइड करते हैं और फिर पूरा केस पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हमें वो आया या नहीं आया। चलो भाई, तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं एकदम? थम्स अप दो भाई, थम्स अप दो। मैं पहला केस पढ़ने जा रहा हूं, थम्स अप दो। आप अपनी किताब से ही पढ़ सकते हो, थम्स अप दो फटाफट। एक्टिव हो तो थम्स अप दो, और वीडियो लगा करके सो गए हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलो चलो चलो, थम्स अप आने लगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं पहला केस पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ अपनी किताब में पढ़ेंगे। जिनके पास किताब नहीं है वो सुनेंगे। और पहला केस का जो क्वेश्चन है सबसे लास्ट में दिया हुआ है, सुनेंगे अब केस। लिस्ट द फर्स्ट 2 स्टेप्स which has been followed by Saurabh that are related to the process of one of the functions of the management। कमाल की बात है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। आप क्वेश्चन समझे बच्चे। कह रहा है कि कोई 2 स्टेप्स, पहले 2 स्टेप्स बताइए। स्टेप्स का मतलब आपको पता होता है प्रोसेस, यानी जब भी मैं किसी चैप्टर के अंदर प्रोसेस बात करूं, स्टेप्स बात करूं, तो आपको समझ जाना है कि प्रोसेस के स्टेप्स है। और क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि किसके स्टेप्स फॉलो कर रहा है, कह रहा है कोई वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोई मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसका पहला 2 स्टेप्स आपको बताना है, जो इस केस स्टडीज में मिस्टर सौरभ ने फॉलो किया। यानी आपको यह भी सतर्क रहना है कि भैया हम पहले प्रोसेस के स्टेप्स तो तब बताएंगे जब वो फंक्शंस कौन सा पता चल जाए। यानी आपको केस पढ़ते हुए यह भी तय करना है कि वो फंक्शंस कौन सा है। अब क्योंकि हम लोग प्लानिंग के चैप्टर कर रहे हैं, तो अब सारे बच्चे एक्टिव हो गए कि चलो जी ये तो प्लानिंग का ही होगा। लेकिन एग्जामिनेशंस में जब जाते हो तो आपको पता नहीं होता कि वो कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसलिए बच्चे आपको मैं ये भी पूछूंगा
कि अगर आप प्लानिंग तय कर रहे हो कि हाँ जी इसमें प्लानिंग है और तब आप उसके स्टेप बता रहे हो, तो प्लानिंग किस लाइन से आप समझे हो, तो मैं आपका काम बढ़ा रहा हूं, क्लास वर्क बढ़ा रहा हूं उसके अंदर। तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं। आपको कोई एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जाहिर तौर पे ये प्लानिंग ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्लानिंग है, उसके पहले दो स्टेप्स बताने जो कि यहां पर सौरभ फॉलो कर रहे हैं। चलो भाई आ जाओ यहां पर, और यहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सौरभ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सौरभ एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तय कर चुके हैं। ही सेट द टारगेट ऑफ अर्निंग 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स इन द फर्स्ट ईयर। कहते हैं पहले साल ही हम अपने सेल्स पर 10% का लाभ कमाने का उम्मीद कर रहे हैं। एज अ गुड बिजनेसमैन ही वॉज कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस विच वॉज वेरी अनसर्टेन। कह रहे हैं गुड बिजनेसमैन के तौर पे वो कहते हैं कि भविष्य में जो हमारा बिजनेस है वो उससे रिलेटेड चीजें अनसर्टेन हो सकती है, फ्यूचर अनसर्टेन हो सकता है। ओके जी। ही गैदर्ड इंफॉर्मेशन दैट द डिमांड फॉर द चॉकलेट्स इन इंडिया, इंडिया नहीं बोल रहा है, डिमांड फॉर द चॉकलेट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। उन्होंने ये फोरकास्टिंग की है कि चॉकलेट का डिमांड बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ओके सर। ही यूज दिस इंफॉर्मेशन एज द बेस फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड शेयर्ड इट विथ हिज टीम। उन्होंने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया अपने प्लानिंग के लिए और अपने टीम के साथ डिस्कस भी कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ द गैदर्ड इंफॉर्मेशन ही शेड्यूल्ड अ मीटिंग इन द फॉलोइंग वीक टू फाइंड आउट द इनोवेटिव वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। उन्हें लगता है कि अपने टीम के साथ मीटिंग करके आने वाले हफ्तों के अंदर हम लोग इस ऑब्जेक्टिव्स को जो कि 10% प्राप्त किया प्रॉफिट कमाना है उसके लिए कौन कौन से वेज होंगे उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी है अगले हफ्ते। आप समझ गए होंगे कि क्या है। बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जो प्लानिंग की ओर इशारा कर रही है, कोई एक लाइन नहीं है, बहुत सारी प्लानिंग, इसमें खुद प्लानिंग शब्द का प्रयोग भी किया गया है। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस ने पूछा लिस्ट द फर्स्ट 2 स्टेप्स which have been followed by the Saurabh that are related to the process of one of the functions of management। देखिए यहां पर 2 स्टेप्स बोल रहा है बच्चे, तो ज्यादा एडवांस नहीं बनेंगे और उससे अधिक के आप स्टेप्स नहीं बताएंगे। आप मुझे बताइए इस केस के अंदर पहले 2 स्टेप्स कौन से फॉलो हो रहे हैं। माइक ऑन करके बोलना है आपको अपना नाम बताते हुए, और जो हाँ रेज हैंड हो रहा है कोई बात, जिनके जिनके रेज हैंड हो रहे हैं वो अपने क्रम में अपने ही ऑर्डर में वो आंसर देते चलेंगे। जो जो बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं आप बताते चलेंगे। चलो भाई, जिसने सबसे पहले रेज हैंड किया माइक ऑन करो और जवाब दो। क्या लगता है इसके अंदर कौन सा पहला 2 स्टेप्स फॉलो हो रहा है फास्ट, और बाकियों के अभी रेज हैंड होने चाहिए और भी लोग करने चाहिए। चलो बताओ ऑन योर माइक एंड हाँ बताओ सर। ओके ऑब्जेक्टिव कर रहा है। No. How will you write the answer in the same pattern? You have to just speak up here. Exactly, I want that exact word ना that you will write in your exam paper ना। ऐसा नहीं कि कर रहा है और ये हो रहा है, नहीं, क्या लिखोगी वो लाइन चाहिए मुझे। His first steps is setting up the objective. हाँ वेरी गुड, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ये मुझे सुनना था तुमसे। एंड द सेकंड वन, first two steps you have to answer first 2 steps. Okay, no problem. next person जिन्होंने अपना हाथ उठाया है नेक्स्ट। हाँ बोलो स्पीकर। First one is starting up of the objectives and second one is developing premises. Premises? Which kind of premises? Planning premises. Okay. Yes, sir, develop planning हाँ premises. नहीं ठीक है। नाम क्या बेटा तुम्हारा जो प्लानिंग प्रेमिसेस बोल रही हो? Sir, sir. सैजल ये बता दो तुम्हें कौन सी लाइन से लगा कि इसके अंदर प्लानिंग प्रेमिसेस तय हो रहे हैं? कैसे तुम्हें ऐसा फील आया? फर्स्ट 2 स्टेप्स में कैसे तुम्हें तय आया? प्लानिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है सैजल? सर बीच में सर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन बीच में यहाँ पे मतलब है उसमें एज्यूम नहीं करना चाहिए कि मतलब कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। हमें बिल्कुल मतलब कि पूरी तरह से वो क्या कहते हैं रेडी हो रहना चाहिए। सेजल कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो, कहाँ निकल रही हो? ये कहाँ बोला है कि तुम्हें करना क्या चाहिए नहीं करना चाहिए? और ये पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया
तुमने कहीं ऐसा पढ़ा क्या उन्हें प्लानिंग में ये नहीं सोचना चाहिए, वो नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए? ऐसा कहीं बात हुआ क्या? तुम निकल गई, गलत निकल रही हो। कहा क्वेश्चन को समझो, आता हुआ आंसर गलत लिखाओगे एग्जामिनेशंस में। Can I, Smita? हाँ स्मिता बोलो। Sir, to find innovative ways to achieve the objectives. नो 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 नो, दिस इज नॉट डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस। चलिए भाई तिवारी जी बताइए, तिवारी जी अगले बच्चे हैं, तिवारी जी बताइए। सर फ्यूचर एजम्पशंस कर रहा है ये हाँ फ्यूचर एजम्पशंस, यस ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स तिवारी जी, पहले 2 स्टेप्स बताएं कौन कौन से हैं? सर पहला स्टेप होगा वो ही सेट अ टारगेट ऑफ अर्निंग 10% के नो 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 नो, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बोला करो ना, जो उसका लाइन लिखोगे उसकी मुझे कोटिंग द लाइन नहीं चाहिए। स्टेप्स में पहला स्टेप्स कौन सा निकल रहा है? सबसे पहले सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, वेरी गुड, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड नंबर पर डेवलपिंग प्रेमाइसेस, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स पहले लाइन से क्लियर है। क्या बता सकते हो अनुराग कौन सा वो लाइन है जिससे तुम्हें लगा कि सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है? सर पहले लाइन में लिखा है पे वो टारगेट सेट कर रहा है यस कि अर्निंग 10% प्रॉफिट और मेकिंग एजम्पशंस कर रहा है, वो डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस। लेकिन मैं बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोटिंग द लाइन करना नहीं है, आपको सिंपली वो 2 स्टेप्स लिख देने हैं। पहला सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड द सेकंड वन कि डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस, बस लिखना। मैं आपके नॉलेज पर्पस के लिए आपसे पूछता हूं कि कहीं आप चीटिंग करके तो नहीं आंसर दे रहे हो, इसलिए मैं आप सबसे डिटेल्ड पूछने की कोशिश करता हूं। आंसर लिखते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर वो 2 स्टेप्स लिस्ट करने हैं। शब्द देखिए लिख रहा है लिस्ट फर्स्ट 2 स्टेप्स, यानी आपको ये नहीं उसकी एक्सप्लेनेशन कोटिंग द लाइन करनी है। मैं बस आपके बेटर नॉलेज के लिए आपसे डिस्कस करता हूं। तो वेरी गुड, दोनों स्टेप्स बिल्कुल करेक्ट है, लिखने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। प्लानिंग केस है और प्लानिंग के पहले 2 स्टेप्स आप सारे बच्चों को पता है, वहां से जाकर के आप वो दोनों स्टेप्स बता सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, द सेकंड वन इज डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये टॉपिक कहता, अगर यहां पर हालांकि है नहीं, मैं आगे क्वेश्चंस में भी पढ़ूंगा, अगर ये कहता कि कोई तीसरा स्टेप्स भी डिस्कस हुआ है क्या इसके अंदर, या डिस्कस ही नहीं हुआ है? क्या कोई और यहां पर स्टेप्स डिस्कस हुए हैं क्या? कोई बता सकता है मुझे? या सिर्फ 2 ही स्टेप्स डिस्कस हुए हैं इसके अंदर? फटाफट, अगर आपने केस पढ़ा है या जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं क्लास की, अगर आपने ये मेरे साथ साथ केस पढ़ा या सुना है तो बताइए क्या कोई और स्टेप्स भी इसके अंदर डिस्कस हुआ है? कोई और स्टेप्स भी डिस्कस हुआ है या सिर्फ 2 ही स्टेप्स था इसलिए 2 स्टेप्स पूछा? क्या कोई और स्टेप्स डिस्कस हुआ और आपको लग रहा है 2 स्टेप्स के अलावा भी कोई स्टेप्स डिस्कस हुआ, तो वो कौन सी लाइन से हुआ? मैं इस केस से उतना ही नहीं पूछ रहा हूं जितना एग्जाम में आया है, मैं और इन्वॉल्व कर रहा हूं आपको कि अगर ऐसे भी आया तो कैसे आंसर करोगे। चलो भाई फटाफट बता दो, कौन बताना चाहेगा? सलोनी बताओ, सलोनी अपना माइक ऑन करो और फिर आंसर दो मुझे। क्या इसमें पहले 2 स्टेप्स के अलावे भी कोई स्टेप्स इन्वॉल्व दिखाया गया है क्या इस केस में? अगर है तो वो कौन सा है? कोई वॉइस नहीं आ रही इसके अंदर, और बाकी बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ दर्शक बन करके बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि फिर वो कुछ सीखने के लिए आते हैं, वो सिर्फ अपने नंबर्स बढ़ाने आते हैं यहां पर। कोई बताना चाहता है तो अपने इच्छा से माइक ऑन करे और जवाब दे। Listing the various alternatives for achieving the objectives. Can you give me that line जिससे तुम्हें लगा कि हाँ ये वो लाइन है? Can you give me that line? Sir, here's the third line is he gathered information that his demand for chocolate is increasing day by day. Gathered information line. नो 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 नो, मजा नहीं आया उसको। तुम बात तो ठीक कर रही हो बट और भी आगे जाओ तो शायद तुम्हें दिखेगी। और कोई बताएगा कौन सी लाइन से पता चल रहा है? लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव या डिस्कसिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स? Sir, he used this information. लास्ट लाइन में हाँ बोलो अनुराग। we scheduled a meeting in a following to find out innovative ways. यस कि अगले हफ्ते में उन्होंने मीटिंग रखी है ताकि हम खूब
खूब सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर सके, हालांकि यहाँ खूब सारे स्टेप्स को डिस्कस कर सके, वेज को डिस्कस कर सके जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए होगा। हालांकि अभी वो लिस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूं अगर मीटिंग है तो उसका एजेंडा सेट हो गया होगा और वो सारे वेज उन्होंने सोच करके रखे होंगे कि उस मीटिंग में हम लोग क्या करेंगे, इन वेज के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। यानी एक बात और इसके अंदर डिफरेंट वेज भी वाली बात है, लेकिन यहां पर आपको जो सीबीएसई 2018 में आंसर करना था वो सिर्फ और सिर्फ पहले 2 स्टेप्स के बारे में लिखना था और आपको मार्क्स मिल गया होता। तो ये देखना था, बहुत सारी बातें मैंने इस केस से आपसे साथ डिस्कस की ताकि आपका डेवलपमेंट भी होता चले। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना था, एग्जाम में सिर्फ 2 ही बात पूछी गई है, लिस्ट 2 स्टेप्स। लिस्ट का मतलब एक्सप्लेन करना नहीं होता, तो आप सिर्फ लिस्ट करके छोड़ देंगे। 2 मार्क्स में होगा या 1 मार्क्स में होगा। ये फर्स्ट स्टेप सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स है, सेकंड स्टेप डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमाइसेस है, बस खत्म। और आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं बोलना है। चलो भाई, सारे बच्चे समझ गए? तो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो फिर उनसे तो पूछना ही बेकार है, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं इसके अंदर कि इन्वॉल्व होकर के कुछ सीखे। वो सिर्फ और सिर्फ दर्शक बन करके यहां पे बैठे हुए हैं। भगवान मालिक है उनका, वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और एक और इंटरेस्टिंग केस लेकर के आ रहा हूं मैं। पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज क्लास छोड़ करके जा सकते हो तुम लोग, वरना तो फिर तुम रिकॉर्डेड क्लास में देखो ना, क्योंकि तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कुछ मतलब ही नहीं आएगा। ओके, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोल रहा है स्टेट 2 लिमिटेशंस एंड 2 फीचर्स ऑफ द प्लानिंग डिस्कस्ड अबव। ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम मतलब अभी अभी कुछ साल पहले, थोड़े वर्ष पहले। और कह रहा है कि 1 लिमिटेशंस और 1 फीचर्स बताओ। अब ये ना सोचना कि तुम अपने मर्जी से कोई 1 लिमिटेशंस बता दोगे और अपने मर्जी से कोई 1 फीचर्स बता दोगे। आपको ऊपर के केस सुनने हैं, उस केस को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वाला लिमिटेशंस है तो वो वाला लिमिटेशंस बोलना है, अगर आपको लगता है कि ये वाला फीचर्स है तो आपको वो वाला फीचर्स बोलना है। ऑल एक्टिव, सारे एक्टिव हो जाएं और मैं केस पढ़ने जा रहा हूं। आपको बताना है कि बताओ भैया कौन सा इसके अंदर 2 लिमिटेशन डिस्कस किया गया है और कौन सा इसके अंदर 2 फीचर्स डिस्कस किया गया। चलो सारे बच्चे एक्टिव हो जाओ। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि सीबीएसई 2019 में आया हुआ है, पेज नंबर 191 पर है। जिनके पास किताबें नहीं वो याद कर ले, सीबीएसई 2019 का है ये क्वेश्चन। चलो तो सब कोई सुनेंगे केस को और डिस्कस करेंगे इसके बाद। चलो मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम every year in the month of March, in which the top managerial person formulate plans for the next year by analyzing and predicting the future to meet future events effectively। कह रहा मेगा लिमिटेड एक कंपनी है जो कि हर वर्ष मार्च के अंदर ये तय करती है कि हमारे प्लान्स क्या होंगे, उसे फॉर्मुलेट करती है आने वाले फ्यूचर्स को देखते हुए। ओके, एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, facts are thoroughly checked through scientific calculations। कह रहा है क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार कंपनी है और वो सही दिशा प्रदान करना चाहती है अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, इसलिए फैक्ट्स को बहुत डिटेल्ड में चेक किया जाता है और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के साथ चेक किया जाता है। ओके चलो भाई, डिटेल्ड प्लान्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द डिस्कशन विद द प्रोफेशनल एक्सपर्ट। कह रहा है जो भी डिटेल प्लान बनता है वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ डील करके, उनके साथ बैठ करके तय किया जाता है। ओके, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस आर आल्सो अंडरटेकन टू फाइंड आउट द वायबिलिटी ऑफ द प्लान। कह रहा है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस यानी हम पहले भी पता लगाते हैं कि इस प्लान के कितने चांसेस हैं कि ये सक्सेस होगा या फेलियर होगा, यानी ये वायबल प्लान है या नहीं है, उसके लिए भी हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। ओके, since it is an intellectual activity requiring intellectual imagination and sound judgment, it is mainly done by the top management। कह रहा है क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है तो टॉप मैनेजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। ओके सर, यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान, बाकी मेंबर सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बनाता ओनली टॉप लेवल है। मिडिल लेवल मैनेजर्स आर नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान नॉर दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। कह रहा मिडिल लेवल जो मैनेजर्स हैं उन्हें नहीं इजाजत है कि वो डेविएट कर सके उस प्लान को, और नहीं उसके अंदर वो कुछ चेंज कर सकते हैं या अपने हिसाब से वो चेंज उस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। नहीं, जो भी है वही करना है उन्हें।
द टॉप मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स जस्टिफाई द बेनिफिट्स डेराइव फ्रॉम देम। कह रहा है टॉप मैनेजमेंट इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो भी खर्चे हो रहे हैं उस प्लान पर वो उसके फायदे से कम ही हो, यानी फायदा अधिक हो उस प्लान से। आपने पूरे केस को समझ लिया। अब इस पूरे केस को सोचते हुए, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, पूरे केस को सोचते हुए बताओ, सबसे पहले लिमिटेशंस की चर्चा करते हैं। कौन सी 2 लिमिटेशंस लगती है इसके अंदर डिस्कस्ड हुई है? चलो भाई फटाफट, कौन सी 2 लिमिटेशंस आपको लगता है इसके अंदर डिस्कस हुआ? ओनली 2 लिमिटेशंस मुझे बोलना है। हाँ बताओ। बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? कुछ ही बच्चे मुझे देख रहे हैं बार बार आंसर्स कर रहे हैं, बार बार वही बच्चे आंसर्स कर रहे हैं। बाकी बच्चे सो रहे हो क्या क्लास के अंदर? एक मिनट चलो सराफ, हाँ एक मिनट, कोई बात नहीं। चलो भाई, चलो कृष्णा से मैं पूछना चाहता हूं। चलो कृष्णा आंसर बताओ, कृष्णा आंसर बताओ। कौन से 2 लिमिटेशंस तुम्हें महसूस हो रही है इस केस के अंदर? कृष्णा आंसर चाहिए मुझे। सर पहला होगा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी। और दूसरा कौन सा तुम्हें फील हो रहा है इस केस के अंदर? सर एक, और दूसरा कौन सा फील हो रहा है? सर दूसरा इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। चलो इसके बाद स्वाति बताएगी। स्वाति बताओ। सर हाँ मैं बताऊं स्मिता? स्वाति हाँ। सर इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी रिक्वायरमेंट इंटेलिजेंट इमेजिनेशन है, वो होगा प्लानिंग वर्क यूज कॉस्ट। क्या होगा? प्लानिंग इनवर्स यूज कॉस्ट। यहाँ पे इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तो रिक्वायरिंग इंटेलिजेंट इमेजिनेशन। मतलब तुम्हें लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे कॉस्ट आएंगे। ओके, यही कहना चाह रही हो? यस सर। चलो एक बात तुम्हारी भी ठीक है। चलो सर कैन आई? हाँ बिल्कुल बोलो। सर प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। वहाँ पे एक लाइन था ना, हाँ। आप बोले थे कि वो नहीं कौन भाई, तुम लोग जो लिमिटेशंस बोल रहे हो वो याद रखना इस केस से मैचिंग होने चाहिए। अगर तुमको इस केस में मैचिंग नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है, ये समझ लेना इस बात को। मैचिंग भी होने चाहिए, केस मैचिंग होने चाहिए, ये बात याद रखना। केस से मैचिंग होने चाहिए। तो कौन सी लाइन है? तुम्हारे पास किताब है? सर कैन आई? सर क्वेश्चन ऑलरेडी सुने हैं। सुने हो तो फिर मुझे वो एग्जैक्ट लाइन चाहिए ना जिसमें तुम कह रहे हो डज नॉट गारंटी सक्सेस। इफ यू आर सेइंग इट डज नॉट गारंटी सक्सेस तो आई नीड दैट लाइन। भले ही एग्जाम में नहीं पूछा मगर आई नीड दैट लाइन, मुझे वो लाइन चाहिए। किससे तुम्हें लगा? सर बीच में जो ग्रुप डिस्कशन था और वो लोग मतलब ये नहीं थे कि आगे होगा या नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं ये बात कहीं नहीं गई इस तरीके से, तो मुझे वो लाइन नहीं लग रहा है। हाँ बोलो। सर फर्स्ट रिड्यूस द कॉस्ट है, ये द लाइन है यहाँ पे। हाँ। डन बाय टॉप मैनेजमेंट यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स आर neither allowed to deviate from the plans। हाँ तो क्या हो गया इससे? The reduce creativity। अच्छा चलो क्रिएटिविटी पे आ गए। इससे पहले तुमने रिड्यूस द कॉस्ट बोल दिया था। हाँ सर सॉरी। हाँ चलो। सर ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट और रिड्यूसेस क्रिएटिविटी पे बात तुम लोग कर रहे हो। ह्यूज कॉस्ट कौन सी लाइन से तुम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पर ह्यूज कॉस्ट है? सर यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स और फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फॉर्मुलेटिंग द प्लान्स जस्टिफाई द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम देम। हाँ लेकिन सुनो बात को। ऐसा ना जो तुम बोल रहे हो यहाँ पर कि ह्यूज कॉस्ट वाली बात बोल रहा हो और द कॉस्ट इनकर्ड समटाइम्स मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट्स, उसमें ये बताने की। हाँ ठीक है, दोनों बात मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उस लाइन से भी तुम अंदाजा लगा सकती हो। और ये वाली लाइन जो तुम कह रही हो कि भैया कि कॉस्ट से अधिक ना हो जाए, कॉस्ट अधिक ना हो जाए हमारे बेनिफिट से, यानी बेनिफिट्स अधिक होने चाहिए, यानी कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि कॉस्ट भी अधिक हो सकता है। तो इस लाइन से लगता है कि ह्यूज कॉस्ट है। चलो बहुत अच्छी बात है। आप इस पे रिजिडिटी बोल सकते थे, बोलो रिजिडिटी बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? बिल्कुल बोल सकते थे।
क्योंकि इसके अंदर चेंजेस नहीं है और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी बना करके कर रहे हैं वो मानना है। आप रिड्यूसेस क्रिएटिविटी बोल सकते थे, क्योंकि मैनेजर अपने से कुछ नहीं सोच सकते जी, उन्हें जो प्लान मिला वो सिर्फ इन्हें इंप्लीमेंट करना है। थर्ड वन, आप कॉस्ट वाली बात बोल रहे हो, वो भी बिल्कुल सही है कि इसके अंदर कॉस्ट वाली लाइन बोली गई है। और कोई भी लाइन अगर आप बोलते हो, कोई और लिमिटेशंस बोलते हो, तो आपके पास उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि इसमें कौन सी लाइंस को आपको लगता है कि भाई ये लाइन वो बात को बिल्कुल सक्सेसफुली आपके आंसर्स को जस्टिफाई करता है। तो ये 3 आंसर्स तो तुम दे सकते हो जो मैंने बोल दिया। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी बिल्कुल सही है, रिजिडिटी वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, और इसके अंदर जो यूज कॉस्ट वाली बात कर रहा हूं वो सही है। चलो, इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब मैं इसी केस के 2 फीचर्स पूछना चाहता हूं, बिना कुछ बोले। जिनको लगता है जो पहला बोलना चाहता है बोलना स्टार्ट करें। 2 फीचर्स मुझे चाहिए जो इसके अंदर आप बता सकते हो। हाँ, कौन सा बताओ? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। कौन सी ऐसी लाइन से लगा तुम्हें प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक? कौन सी ऐसी लाइन लगा? सर फ्यूचर के लिए सर बना रहे हैं। कौन? अरे तो फ्यूचर्स के लिए तो बना ही रहे हो ना, वो तो बात सही है। हाँ। लेकिन ऐसा कौन सा लाइन लगा तुम्हें? कौन सा लाइन से पता चला? कौन सा लाइन से तुम्हें लगा ऐसा पता चला? सर मैं बताऊं? हाँ, अरे आई नीड दैट लाइन ना, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। हाउ कैन यू आंसर लाइक दिस? आई नीड दैट लाइन। तुम बोलते हो थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, इट इरिटेट्स। ऐसा नहीं बोलो, मुझे पूरा चाहिए। हाँ, बोलते चलो, मुझे वो परमिशंस लेने की जरूरत नहीं है। आंसर बोलो। फ्यूचर इवेंट्स एक जब बोलना स्टार्ट करें आंसर सुन लो, बात को सुन लो बच्चों, सुन लो। आपको ना मौका, ये मैं कोरस वाला काम नहीं कर रहा। एक बच्चा आंसर देना शुरू कर देना तो दूसरे शांत हो जाओ। सर हाँ बोलो। सर फ्यूचर टू मेक फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली, ये फ्यूचरिस्टिक हो गया उसका। देखो, सबसे पहली लाइन में अगर जाकर देखो तो टॉप मैनेजरियल पर्सनल फॉर्मुलेट्स प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वाली बात है। और ऐसी कई सारी लाइन है जिसको तुम लोग देख करके बोल सकते हो नेक्स्ट ईयर्स के लिए प्लान बन रहा है, तो एक तो फ्यूचरिस्टिक हो गया। वेरी गुड। ये नेक्स्ट ईयर वाली बात एकदम क्लियर ढंग से इसमें बोल रहा था, वो पहली लाइन में ही तुम बात बता सकते थे। और दूसरा चीज क्या है बोलो? और दूसरा फीचर्स? हाँ, मेंटल एक्सरसाइज। और बोलो भाई, मेंटल एक्सरसाइज बता सकते हो? मेंटल एक्सरसाइज कैसे है ये? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी रिक्वायरिंग इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, मतलब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल हो रहा है। ये भी सही है। और भी कोई बोलना चाहता है? इसके अलावा भी कोई और बताना चाहता है कौन सी लाइन से उन्हें लग रहा है कि वो मेंटल एक्सरसाइज हो? और भी कोई बता सकता है? मुझे लिखो मत, हम बोलना स्टार्ट करो वहां पर, मुझे लिखो मत। हाँ, सर प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पे तुम लोग बात कर रहे हो। मुझे डिसीजन मेकिंग वाले को एक्सप्लेन करना, कौन सी लाइन से तुम्हें लगा डिसीजन मेकिंग? बताओ भाई, कौन सी लाइन से तुम्हें लग रहा है डिसीजन मेकिंग? क्योंकि तुम्हें बताना पड़ेगा ना, केस के अंदर से लेकर के आना है। बोलो। यहाँ पे लिखा है डिटेल्ड प्लान्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर डिस्कशन विद प्रोफेसर एक्सपर्ट्स। तो ये डिसीजन मेकिंग हो गया? क्या बात है, गलत जा रहे हो। यहां डिसीजन मेकिंग वाली बात नहीं आ रही है। कोई और बताएगा? देखो, यहां पर सीधा बात है, एक तो फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि फ्यूचर बहुत सारी बातें हुई हैं। पहली लाइन में लिखा फ्यूचर ईयर्स के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा, इसके अंदर मेंटल एक्सरसाइज कितनी बार बोला है? एक तो इंटेलेक्चुअल वाली बात बोल भी दिया है, एक बोला है यहां पर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आएंगे इसके अंदर, सीनियर लेवल्स के लोग आएंगे इसके अंदर, तो दिमाग लगाने के लिए आ रहे हैं एक्सपर्ट्स। यहां पर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का यहां पर शब्द ही इस्तेमाल कर दिया इसके अंदर। तो उन लाइनों से तुम बोल सकते हो कि यस इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो ये दो जा रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक एंड मेंटल एक्सरसाइज। चलो, लेकिन तुमने पार्टिसिपेट किया। ऑफ कोर्स आज का पार्टिसिपेशन लेवल बहुत कम है। पहले की क्लासेस के अंदर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, आज में कुछ गिने चुने बच्चे बार बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई दूसरों का मौका छीन करके बार बार आंसर देना चाहता है तो उस बच्चे की क्वालिटी है, वो चाहता है आंसर करना, वो चाहता है पार्टिसिपेटिव रहना, बहुत बढ़िया। और अपने आप को अमर भी कर रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड पर जा रहा है पूरा का पूरा क्लास। तो ऑलवेज उसकी आवाज सुनते रहेंगे बच्चे। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले केस की ओर। आज जिनका भी रिविजन्स नहीं है ना, तो मतलब वो जो दर्शक गण हैं जो सिर्फ सुनने आए हैं, देखने आए हैं और बिना टिकट के पिक्चर देखे जा रहे हैं,
उनको मैं बता दूं कि कल वाली क्लास में जब हम लोग इसकी ब्लाइंड प्रैक्टिस करेंगे तो अपने चैप्टर्स को रिवाइज करके आओ, अदरवाइज तो फिर तुम लोग मत पूछो ही मत कि तुम्हारा कोई रोल नहीं है इस केस स्टडीज की क्लास में। जैसे ये बोर्ड पर मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उसी प्रकार से आपका इस क्लास के अंदर कोई रोल नहीं है अगर आप पार्टिसिपेटिव नहीं हो रहे हो तो। चलो, और मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही आसान केस, बहुत ही आसान केस। तो आप देख सकते हैं ना, केस स्टडीज हमेशा टफ नहीं होते, कई बार वो बहुत आसान होते हैं, कई बार वो बहुत आसान होते हैं और आप आसानी से उनके आंसर्स दे सकते हैं। चलो, जैसे पिछले केस में लिमिटेशंस और आपको फीचर्स पूछा, आपको नहीं समझ आया, अरे कोई सा भी लिमिटेशंस और फीचर्स लिख दो, हो सकता है तुम्हारा वाला मैच कर जाए। तो कभी कभी ये भी काम हो जाता है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो आप एग्जैक्टली उस लाइन से बता सकते हो। इसलिए मैं बार बार आपसे कोटिंग द लाइन पूछता हूं। एग्जाम में नहीं पूछा तो आपकी बल्ले बल्ले है, मौज है, आपको फिर कोई बात ही नहीं है। पूछ दिया तो आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। चलिए जी, अगली बात पे आते हैं हम लोग। अगला केस है जो कि 33 नंबर पर है, क्वेश्चन नंबर 33 है, पेज नंबर 192 पर। सारे बच्चे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 33, और ये भी आया है सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। मैं अगेन इसको बोल दूं, आप क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देख करके चलेंगे। पेज नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 33, और ये आया है सीबीएसई 2019 में। सारे बच्चे फिर से सुनना शुरू करेंगे। द एबव पैराग्राफ डिस्कस सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। कह रहा है ऊपर का पैराग्राफ कुछ स्टेप्स को डिस्कस कर रहा है किसी एक फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। वो कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, केस पढ़ेंगे तो डिसाइड होगा। हालांकि आपको पता है प्लानिंग पढ़ रहा है तो प्लानिंग होगा, एग्जाम में आपको ये सोचना पड़ेगा कौन सा फंक्शंस है। चलो भाई, बाय कोटिंग द लाइंस, यो माय गॉड, इसके अंदर स्पेसिफिकली पूछा बाय कोटिंग द लाइंस, यानी इस बार तो लाइन का वैल्यू बढ़ गया, इस बार लाइन नहीं लिखे तो मार्क्स कटा। बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन दीज स्टेप्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब याद रखना, अब मैं देखूंगा कितने बच्चे इंटेलिजेंट है, मैं इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं करूंगा। मैं क्वेश्चंस को एक बार फिर से समझा रहा हूं, पढ़ रहा हूं और ध्यान से सुनना। कह रहा है ऊपर के केस में कुछ स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, उन स्टेप्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टेप्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जिस तरीके से वो होना चाहिए उसी तरीके से आपको उसी सीक्वेंस में बताना है। लेकिन ध्यान से सुन लेना, इसने टोटल स्टेप्स नहीं बोले, इसने बोले जो स्टेप्स ऊपर डिस्कस हुए हैं उन्हीं को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएंगे। चीटिंग मत करना, क्योंकि आज चीटिंग कर लोगे कल वाले में फंस गए तो तुम पकड़े जाओगे, याद रखना। चलो, तो केस है आपको वो स्टेप्स बताने हैं। काम आसान है क्योंकि आपको पता है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग है, तो आप पूरा फोकस प्लानिंग के ऊपर कर सकते हो। मैं पढ़ रहा हूं और आपको बताना वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। पूरे हुए तो पूरे बोल देना, 3 हुए तो 3 बोलना, 4 है तो 4 बोलो। अब मुझे यही देखना है कि वो कितने हैं और आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं। मुझे पता है कुछ चीटिंग बाज बच्चे जरूर चीटिंग कर रहे होंगे, लेकिन फिर उनका भला नहीं हो सकता। आओ, बिना चीटिंग के हुए ईमानदारी से आंसर्स करने का प्रयास करो, गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं। केस सुनेंगे। सौरभ जैन सेट अप अ टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक की टोन with an ambitious target of reaching out 90% of the Indian population within a year। सौरभ जैन है कोई जो टेलीकॉम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनका टारगेट है कि 1 साल के अंदर अंदर वो 90% पूरी की पूरी आबादी को टारगेट बना ले, अपना कस्टमर बना ले। वेरी गुड। ही चोज दिस बिजनेस on behalf that demand for the data services will increase 4 times with the next 2 to 3 years। उन्हें ऐसा महसूस होता है आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर जो इंटरनेट डाटा कंजम्पशन है लोगों का बहुत बढ़ने वाला है, तो इसलिए ये सोच करके अपने इस बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। और कह रहे हैं टू फुलफिल सच एन एम्बिशियस टारगेट he had to either acquire an existing telecom business or collaborate or go independently aggressively in the light of tough competition। कह रहा है इस चीज को करने के लिए, इस बिजनेस में आने के लिए उनके पास 2 तरीके हैं, या तो अभी मौजूदा कोई टेलीकॉम कंपनी उसको खरीद ले वो, या फिर एकदम नई कंपनी बना करके पूरे के पूरे तरीके से मार्केट के अंदर वो उतर जाए। उनके पास ये 2 तरीके हैं। चलो भाई, he assessed the proposals of the different companies, that is earnings per share, taxes, dividend paid and the future projections, knowing fully well that projections may change if the country's economic policies get modified। और उन्होंने क्या किया इसके लिए,
अपने सारे प्रपोजल्स को, असेस द प्रपोजल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, कई सारे प्रपोजल्स उन्हें मिले कि हमारी कंपनी को आप टेक ओवर कर सकते हो। और फिर उन्होंने क्या किया, उन सारे प्रपोजल्स को पढ़ा, उनके डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को पढ़ा और ध्यान से देखा कि भैया मुझे कौन सा इसके अंदर प्रपोजल बेस्ट लग रहा है। ये पूरी की पूरी केस थी जो मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। अब आपको बताना है मुझे बताइए, प्लानिंग क्लियर है तो कौन से प्लानिंग के स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब आपको उसी क्रम में बताना है जिस क्रम में आपको स्टेप्स पता है। चलो भाई, जो भी बच्चा पहले बोलना चाहता है माइक ऑन करे और अपना आंसर स्टार्ट करे बोलना। हम भी नहीं बोलना है, आंसर बोलना है। चलो बोलो, बताओ भाई, पहले तो वो स्टेप्स बता दो मुझे, फटाफट स्टेप्स बताओ। नंबर 1 पर कौन सा स्टेप्स तुम्हें लग रहा है? ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। चलो, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव मैंने बोल दिया, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। चलो, ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड बताओ भाई, सेकंड कौन सा है तुम्हें लग रहा है? बताओ फटाफट। खाली लड़कियां हैं क्या क्लास के अंदर? डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस बोल रहा हो। चलो, प्रेमाइसेस। चलो भाई, अगला बताओ कौन सा स्टेप तुम्हें लग रहा है इसके अंदर? हाँ बोलो, क्या बोल रहा हूं? आइडेंटिफाइंग, ऐसा है क्या कोई? आइडेंटिफाइंग या लिस्टिंग था ऐसा कुछ करके, अल्टरनेटिव्स। चलो, आइडेंटिफाइंग एंड लिस्टिंग लिख लेना। हाँ चलो, और कौन सा लग रहा है तुम्हें? इवैल्यूएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। अरे कौन सा बच्चा है जो माई फोन दूर फेंक दिया वहीं से बोल रहा है, दूर बैठ करके? इवैल्यूएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स। चलो भाई, तो अगला 5वां नंबर पे कौन बोलेगा? अगला कौन सा है? सर अब नहीं है। अगला कौन सा है? चुप हो गए बच्चे, यानी बच्चे समझदार हैं। बच्चे कह रहे हैं सर, हाँ अब नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर सिर्फ 4 है। तो वेरी गुड, सबसे पहले तो वेरी गुड कि आपने ये बात बिल्कुल करेक्ट बोला कि यही 4 स्टेप्स इसके अंदर फॉलो हो रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जिन जिन बच्चों ने ये 4 बताए हैं, मुझे आप वो बता सकते हो कौन सी लाइनों से लगा? नाम क्या था? नाम बता दो पहले। कई बच्चों का मुझे नाम आया था, कई बच्चों का आवाज आ रहा था इसके अंदर। सर श्वेता, सलोनी, स्मिता। चलो, सलोनी को इस बार बोलते हैं। सलोनी बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा है कि पार्टिसिपेटिव हो रही है इसके अंदर। सलोनी बताओ, कौन सी लाइन से तुम्हें लगा सलोनी? कौन सी लाइन से तुम्हें सलोनी ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले में सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है? बता सकती हो? वेरी गुड, एकदम क्लियर है कि भैया उसको टारगेट है 90% लोगों को, जो वाला टारगेट सेट कर रहा था वो वाली लाइन से पता चल रहा है। चलो अगला बताओ, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। ये कौन सी लाइन से लगा तुम्हें? हाँ बोलो। यस, यानी इसका एजम्पशंस क्या है? ये क्या एज्यूम कर रहा है? ये एज्यूम कर रहा है, वही तो प्लानिंग प्रेमिसेस होते हैं कि उसे लगता है आने वाले 2 से 4 वर्षों में या 4 से 5 वर्षों में या 2 to 3 इयर्स में डाटा कंजम्पशन 2 to 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे इसके अंदर, जो भी 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे इसके अंदर। यस, यही इसका एजम्पशंस है, यही इसकी प्लानिंग प्रेमाइसेस है। वेरी गुड, वेरी गुड, वो लाइन सुनना था मुझे कि इसका जो एजम्पशंस है वही इसकी प्लानिंग प्रेमाइसेस है। वेरी गुड, आगे बोलो। अब आगे बोलो भैया, ये वाली लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। To fulfill such an ambitious target, he had to either acquire an existing telecom business or collaborate or go. Yes, इसने 2 ऑप्शंस लिए हैं, मैं मौजूदा किसी कंपनी को खरीद लूं या उसे ले लूं,
या मैं कंपटीशंस के अंदर क्या करूं, बोलो, अकेले ही उतरूं और कंपीट करूं, यानी किसी के साथ खरीद लूं, कोलिब्रेट हो जाऊं, मर्ज हो जाऊं, या मैं नए तरीके से आऊं। वो वाली लाइन बोलता है इसके अंदर कि दो ऑप्शंस है इसके अंदर, टू ऑप्शंस लेकर के चल रहा है वो, वेरी गुड, टू ऑप्शंस लेकर के चल रहा है यहां पर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये लाइनें आप कोट कर पा रहे हो, यानी आप इस केस को समझ पा रहे हो। चलो अगली बात, अगला बता दो इसके अंदर क्या है। यस, इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है जितने भी इनके पास प्रपोजल्स हैं, जितने भी इनके पास ऑप्शंस हैं, उन सबको बहुत अच्छे से क्या करना है, उसे एनालाइज करना है। और वो कई कंपनियों के टैक्सेस, डिविडेंड्स, उनके कंपटीशन लेवल, उस सबको ध्यान में रख के सबकी एनालिसिस कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। ये बात बताता है कि वो सारे ऑप्शंस को क्या कर रहे हैं, सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं, इससे ये बोल रहा है। और इसके बाद कहीं भी उसने ये बात नहीं कही कि भैया सबसे बेस्ट ऑप्शन चुन करके लेके आ रहे, नहीं, वो बेस्ट ऑप्शन चुनने वाली बात बोलता तो पांचवा स्टेप्स भी इसमें तैयार हो जाता कि सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। यस, ओनली दीज फोर अल्टरनेटिव्स, सॉरी ओनली 4 स्टेप्स इस केस के अंदर यहां पर इन्वॉल्व है, जो कि आपको ध्यान देकर के चलना है। यानी आपको सतर्क रहना है केस स्टडीज में कि लगे बोलने तो लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। आपको ऐसा नहीं करना है कि जितने स्टेप्स याद है रटे हुए आप सारे लिख दो, सारे लिख दो। लेकिन कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया तो हमने जितने स्टेप्स बताते सब लिख दिए। अब सीबीएसई में मार्क्स काटने का कोई प्रावधान है नहीं, तो टीचर अपने आप 4 पॉइंट पर नंबर दे दिया, 4 पॉइंट पर नंबर दे दिया। अरे चलो कोटिंग द लाइन नहीं बोले तो भी आधे 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 मार्क्स दे दिया, 2 नंबर तो ले लिए। 2 नंबर देखे मार्क्स कैसे गेन करते हैं। करेक्ट तो यह है कि सिर्फ 4 बताओ जी और लाइनें बताओ जी। 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर पा गए। लेकिन जिन बच्चों को आंसर नहीं आता, उन्हें स्टेप्स याद है, उन्हें लग रहा है प्लानिंग है, उन्होंने खाली स्टेप्स लिख दिया, दिस 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 दिस, और इसके बाद भी लिख दिया 5वां 6वां 7वां जो भी स्टेप्स है। अब 5वां 6वां 7वां पे मार्क्स तो नहीं कटेगा। यहां पर ये 4 लिखने को उनको आधे 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 मार्क्स, क्योंकि लाइन कोट करने के आधे मार्क्स होंगे और आधे मार्क्स इनके लिखने के होंगे, तो भी 2 नंबर मिल गया। यानी अगर आप पेपर खाली नहीं छोड़ रहे और जो आपको बेस्ट लगता है वो लिख करके आ रहे हो तो यू विल गेट द मार्क्स, यू विल गेट द मार्क्स। इसलिए याद रखिए, आप पढ़िए, मार्क्स आपको अपने आप आएंगे। आप तैयारी करिए पूरी, मार्क्स आपको अपने आप आएंगे। तो बच्चे क्योंकि इस चैप्टर्स के अंदर इन्हीं टॉपिक से मोस्ट ऑफ द इन्हीं टॉपिक से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं टॉपिक से ज्यादातर आपको केस स्टडीज बनती है। लेकिन फिर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इसके अंदर बहुत बनता है। लिमिटेशंस के ऊपर मैं बात कर लूं तो लिमिटेशंस सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के ही ज्यादातर आए हुए हैं, और प्लानिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिमिटेशंस डिस्कस किए हुए हैं। यानी अगर लिमिटेशंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आता है तो अपना फोकस प्लानिंग पे बना लीजिएगा। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो ठीक है, आज मैंने कुछ केसेस दिखा करके आपके साथ किए, बहुत सारे केसेस नहीं किए, बट जिन पर क्वेश्चन मोस्टली आता है उन केसेस को किया है हम लोगों ने। अब अगली क्लास के अंदर हम आपको केसेस सुना करके, यानी ब्लाइंड प्रैक्टिस के जरिए आपको इन्वॉल्व करेंगे और पूछेंगे कि बताइए इनके आंसर्स क्या हैं। बहुत कम बच्चे आज पार्टिसिपेट किए हैं। आई वॉन्ट एवरीवन टू रिवाइज दिस चैप्टर एंड देन ज्वाइन नेक्स्ट क्लास एंड बी पार्टिसिपेटिव इन क्लास। क्योंकि आप गलत बोलो सही बोलो जो मर्जी से बोलो, जो बच्चे पार्टिसिपेटिव हो रहे हैं उनके मार्क्स अच्छे आने तय हो रहे हैं। गलत बोल करके भी अगर आप सीखते हो, इन्वॉल्व होते हो तो ज्यादा समझ आता है। इसलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर रिवाइज करके आइए। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को और कंफर्म करेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय। किसी बच्चों को अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लास के आखिर में, लाइव क्लास के बाद अपने डाउट्स को मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। सी यू नेक्स्ट क्लास।